हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि 12th के हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे और अब तैयार होंगे वो केमिस्ट्री के पेपर के लिए। आज आपका पेपर है केमिस्ट्री का, आप जानते ही हैं। देखिए, अब आपके पास समय नहीं है, अब आपको नया टॉपिक कोई भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब जो आपने पढ़ लिया है, जो परिभाषा, नियम, सिद्धांत, जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन कीजिए। अंतिम समय में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऐसा टॉपिक है जिसको केवल आप आंखों से देखकर भी गए हुए होंगे और आपके सामने पेपर में आएगा तो आपको अभाव हो जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन सही है। आप उसको टिक करके इस तरीके से चले आएंगे। टिक कर देते हैं आप ऑप्शन तो आपको फुल नंबर, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव, 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सभी स्टूडेंट देखे कंप्लीटली और रिवीजन कर ले। अंतिम तैयारी है आपका, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे हमने पहला हमारा क्वेश्चन है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। मतलब जल का मोल हमसे पूछा गया है, तो जल का अगर मोल हमें चाहिए तो मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, भार बटे अणुभार होता है। भार बटे अणुभार होता है ना। तो भार कितना है, भार इसका 180 ग्राम और जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। 18 दाम में 180 मतलब 10 मोल। तो यहां पे जल के कितने मोल होंगे जी, जल के कितने मोल होंगे, 10 मोल होंगे। तो ऑप्शन हमारा 10 मोल ये करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये आपको ये चीजें सब कुछ पता होनी चाहिए। यहां पे सबको हमने लिख दिया है, ये एक एक करके आप देखते हुए चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आसुत या शुद्ध जल की मोलरता क्या है। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होता है, ये याद कर लीजिएगा, 55.56। अगला हमारा आता है कि एक मोलल जलीय विलयन में मोल अंश क्या है, 50% विलयन में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.018 आएगा। अब देखिए मोल अंश कैसे निकाला जाता है, ये सब हमने न्यूमेरिकल में कराया है। अब नहीं देखे तो उसका समय गया, अगर देख लिए तो अच्छी बात है, आप निकाल सकते हैं। अगला ये याद करने वाला टॉपिक है, निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है। न्यूनतम हिमांक वाला, सबसे कम हिमांक वाला जो विलयन है वो है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है ना, क्या है जी, पोटेशियम सल्फेट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, समपराश्रणीय विलयन से क्या समान होता है। मतलब समपराश्रणीय विलयन में क्या समान होता है, क्या समान होता है, समान पृष्ठीय तनाव, समान सांद्रता या समान परासरण दाब या समान श्यानता। तो याद रखेंगे समपराश्रणीय विलयन में समान परासरण दाब होता है। समपरासरण मतलब परासरण दाब समान होता है। अगला लिखा गया है, विलयन के ताप पर निर्भर करता है। तो विलयन की जो ताप पर कौन है, मोलरता है, ये ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे घटाएंगे उस पर निर्भर करेगा, वो भी घटेगा बढ़ेगा मोलरता। अगला हमारा 7th क्वेश्चन आता है कि तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई कौन सी है। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई कौन सी है, तो याद रखेंगे मोललता है, मोललता। ये याद कर लीजिएगा, ये सब आप रिवीजन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। कौन है जी इनमें से अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो पृष्ठीय तनाव जो होता है वो अणुसंख्या गुणधर्म नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा आता है कि वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा, तो याद रखेंगे 0.1 मोल BaCl2 में होता है। ठीक है ना। हिमांक का अवनमन किस पर निर्भर करता है, तो विलयन की मोललता पर निर्भर करता है। क्या, हिमांक का अवनमन किस पर, विलयन की मोलरता नहीं, विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है। अगला 11th हमारा आता है कि अणुसंख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है जी, तो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है अणुसंख्या गुणधर्म। थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं अंतिम समय है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक क्वेश्चन आप रिवीजन कर ले। एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, दिमाग में छप जाएंगे। अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, तो अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है, परासरण दाब होता है। यहां पे हम बता दें कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखेंगे धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, विलयन के ताप पर और विलयन की मोलरता, इन सभी पर निर्भर नहीं करता है।
अगला आता है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, तो याद रखेंगे दाब पर। यहां पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है ना, ठीक है, सॉरी, यहां पे निर्भर करता है होना चाहिए। इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, तो इन सभी पर निर्भर करता है। यहां पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब किस पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखेंगे दाब पर निर्भर नहीं करता है। ये है विशिष्ट चालकता की इकाई होता है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, ये भाई आप कह सकते हो, ओम इनवर्स कह सकते हैं। अगला हमारा आता है क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, तनुता अगर बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता का मान घटता है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेटु हटाने पर सेल का वोल्टता क्या होता है, सेल का जो वोल्टता होता है अचानक शून्य हो जाता है। सेल की जो वोल्टता होती है वो अचानक शून्य होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। मानक इलेक्ट्रोड का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, कितना होता है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट होता है। अगला आता है रो की इकाई है, रो किसका इकाई है जी, ओम इंटू मीटर है जी। अगला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक होता है, वेग नियतांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला आता है किसी कोटि मतलब किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों की इकाइयां समान होती हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग इकाई का वेग स्थिरांक का या वेग नियतांक का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, ये S-1 का मतलब सेकेंड इनवर्स से है। अगला आता है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है जी, ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। अगला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जांपल होता है H2 + Cl2 = 2HCl। अभी हमने सुबह में कराया हुआ है, शाम को मॉडल पेपर कराया था, तो उसमें हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में ये एग्जांपल भी दिया था, याद होगा आपको। अगला आता है K = Ae⁻ EA/RT में RT के लिए कथन सत्य कथन है, तो यहाँ पे ER संकीर्ण ऊर्जा होता है, जो EA है ना वो क्या है, संकीर्ण ऊर्जा होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, याद कर लीजिएगा। शून्य कोटि की मात्रक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु ऑक्साइड लौ चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो यहाँ पे CrO2 जो होता है ये लौ चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, ये ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना, तो संक्रमण धातु कौन सा संक्रमण धातु है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता है, तो जो जिंक है ना ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में से उच्चतम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, सबसे उच्चतम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, ऑस्मियम है, OS। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय कौन सा है, तो Sc3+, ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ हमारा है जी, अनुचुंबकीय तत्व है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 31, निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है, कौन सा तत्व है जो उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है, तो Fe जो है ये एक उत्प्रेरकीय गुण को प्रदर्शित करता है। रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं, रंगीन आयनों का निर्माण संभव है कब, जब यौगिकों में विद्यमान होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, जोड़ा नहीं होगा, तो उस समय पर जो यौगिक होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। अगला आता है निम्न तत्वों में से लेंथेनॉइड तत्व होते हैं, तो पोटेशियम मैग्नेट होता है, ये एक लेंथेनॉइड तत्व होता है,
या यौगिक हम कह सकते हैं होता है। अगला आता है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले विन्यास कौन सा है? तो याद रखेंगे अधिकतर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है 3d5-4s1 होता है। याद करना पड़ेगा, अदर कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और इसीलिए मैं रिवीजन करा रहा हूं अंतिम समय में। अगला कह रहा है एफी है। एफी क्या है? एफी जो होता है वो एफ ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है ना। अगला आता है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है, तो Mn जो है ना इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 होता है, याद रखिएगा। अगला आता है निम्न में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 6 होता है? तो किस में 6 होगा? तो K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए यहां पे KMnO4 है तो इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, परंतु यहां पे K2MnO4 अगर हो गया तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 हो जाएगा। अब कैसे हो रहा है ये ऑक्सीकरण संख्या हमने निकालना सिखाया हुआ है। अब नहीं सीखे हैं, पूरी साल नहीं पढ़ाई किए हैं तो कुछ तो नुकसान उसका होगा ना जी, कुछ तो होगा। तो सिर्फ अंतिम रास्ता आपके पास यही है दोस्त कि आपको केवल रिवीजन करना है। बाबू समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, चलिए अगला आता है ऐसे संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित किया जाता है, तो वो है Sc, ठीक है ना, स्कैंडियम। अगला आता है यह लिगेंड त्रिदंतुक है, मतलब यह लिगेंड कौन सा इसमें लिगेंड है जो त्रिदंतुक है? तो डाइडीन, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन रंगहीन संकुल आयन है? कौन है जो जिसका कोई रंग ही नहीं है? तो ZnNH3 का होल 4 इसके पावर में +2 है, ये है ना, ये क्या है? रंगहीन संकुल आयन है। अगला आता है यह आयन प्रतिचुंबकीय है। इसमें से कौन आयन है जो प्रतिचुंबकीय है? तो NiCN का होल 4 और 2- है जी। अगला आता है यह यौगिक प्रतिचुंबकीय और अंतरक्षीय यौगिक है, मतलब प्रतिचुंबकीय है और अंतरक्षीय यौगिक है, तो याद रखेंगे CONH3 का होल 6 के पावर +3, ये आपका हो जाएगा। ये सब याद करना पड़ेगा। अब अगला आता है इसका ज्यामिति समतलीय होता है, तो इसकी ज्यामिति समतलीय क्या होगा? NiCN का होल 4 का 2- हो जाएगा। अब हम डिटेल में जान नहीं रहे हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उतना समय हमारे पास है जी? नहीं है, नहीं है जी। तो बस आपको रिवीजन कर लेना है, आंखों से बस देख लेना है कि कम से कम आप कुछ नहीं हो तो कुछ तो आप टिक कर दें, कुछ अनुभव तो हो आपको कि हाँ ये वाला हो सकता है। ऐसा नहीं कि आंख मूंद कर कोई भी टिक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना करना है। हमें एक संभावनाएं होनी चाहिए, अंदर से विश्वास होना चाहिए, और उसी विश्वास के लिए हम ये अब आपको बता रहे हैं। अगला आता है इनमें अनुचुंबकीय प्रवृत्ति सबसे अधिक होता है। किसमें अनुचुंबकीय प्रवृत्ति? तो FeH2O का होल 6 के पावर 3+ होता है। अगला आता है CuN का होल 4 3- में माइनस आयन में Cu का समन्वय संख्या होता है +1 होता है, ठीक है ना। अगला आता है CONH3 का होल 4 Cl2 कोष्ठ में Cl में CO का उपसंयोजक संख्या होता है, तो याद रखेंगे 3 होता है। अगला आता है 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है क्लोरोपिक्रीन है, इसमें कौन है क्लोरोपिक्रीन? तो याद रखेंगे CCl3NO2 है, ये हमारा एक क्लोरोपिक्रीन है जी यौगिक। अगला आता है बेंजीन में क्लोरीकरण में क्रियाशील अवयव है, कौन है इसमें क्रियाशील अवयव? तो याद रखेंगे Cl- है, ठीक है ना, Cl-। अगला आता है अभिक्रिया RCOOAg + Br2 = RBr कहलाता है। ये कौन सा अभिक्रिया है? तो हुम्स-डीकर अभिक्रिया जब पढ़ेंगे तो यही इसी तरीके का रिएक्शन आपको बताया गया है। इसमें केवल स्ट्रक्चर दिया गया था। मैं जानता हूं समझ में कम आ रहा होगा, बट कोई नहीं दोस्त, बस देख लीजिए जिससे कि आपको संभावनाएं हो सके। अगला आता है RMgX और जल की अभिक्रिया से बनता है, तो वो क्या बनता है? एल्कीन बनता है, RR बनता है। RH, ठीक है, ये एल्किल हाइलाइड है, ठीक है ना, एल्किल हाइलाइड है। तो एल्किल हाइलाइड और NaI सोडियम आयोडीन की अभिक्रिया का नाम होता है, तो याद रखेंगे इसका नाम क्या है? फिकेलेस्टीन अभिक्रिया इसका नाम है, ज्यादातर पूछा नहीं जाता है ये अभिक्रिया।
अगला आता है पेरिशोधित स्प्रीट में एल्कोहल होता है, पेरिसिड स्प्रीट में एल्कोहल होता है 95.5% होता है। अगला आता है ल्यूकास अभिकर्मक में अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से एल्कोहल की पहचान होती है। अगला आता है फिनॉल में नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बनता है तो पिक्रिक अम्ल बनता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल बनता है। अगला आता है एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएजोमेथेन किससे कराने पर बनने वाला यौगिक होता है तो मिथाइल एसीटेट बनता है, ये याद रखेंगे। अगला आता है डाई एथिल ईथर का विलयन होता है तो याद रखेंगे तनु HCl होता है। रोजेमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होते हैं, रोजेमुंड अपचयन द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेदन के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है तो याद रखेंगे सिफ अभिकर्मक है। एसीटोन अम्ल की क्रिया डाइएजोमीथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक होता है तो मिथाइल एसीटेट होता है। अगला आता है फेलिन विलयन का अपचयन नहीं कराया जाता है तो याद रखेंगे एसिटिक अम्ल से। अगला आता है मिथाइल कीटोन को पहचानने के लिए प्रयुक्त परीक्षण है, टॉलेन अभिकर्मक है प्रयुक्त परीक्षण। एसीटोन को अमोनिया में गर्म करने पर बनता है, एसीटोन को अगर अमोनिया से गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, डाई एसीटोन एमीन बनता है। अगला हमारा आता है 66 नंबर की फॉर्मेलिन है, फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, ठीक है ना। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है तो Cl3COOH है प्रबल अम्ल। निम्नलिखित में से कौन अम्ल एनहाइड्राइड नहीं बनाता, एनहाइड्राइड नहीं बनाता कौन है जी तो फॉर्मिक अम्ल है। अगला आता है टॉलेन परीक्षण में RCHO से बनता है, RCHO से बनता है Ag रजत दर्पण बनता है। अगला आता है बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर बनता है तो वो क्या बनता है, M नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड बनता है। अगला आता है केनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है तो बेंजल्डिहाइड प्रदर्शित करता है। फॉर्मल्डिहाइड का केनिजारो अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद होता है मिथाइल एल्कोहल बनता है जी। अगला आता है एसिटिक अम्ल और डाइएजोमेथेन की क्रिया से बनने वाला यौगिक है तो वो कौन है, मिथाइल एसीटेट है। निम्नलिखित में से कौन टॉलेन अभिकर्मक का उपयोग करता है तो एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक का उपयोग करता है। अगला आता है अमोनिया के साथ एसीटोन को गर्म करने पर बनता है तो याद रखेंगे डाई एसीटोन एमीन बनता है। रोजेमुंड अपचयन में उपयोग होता है, रोजेमुंड अपचयन में उपयोग होता है एसिल क्लोराइड का उपयोग होता है, किसका जी, एसिल क्लोराइड का उपयोग होता है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक टॉलेन अभिकर्मक का उपयोग करता है तो कौन सा यौगिक है जो टॉलेन अभिकर्मक का उपयोग करता है तो एल्डिहाइड है, ठीक है ना, एल्डिहाइड यौगिक है। अगला आता है RNS2 मतलब एमीन है जी, तो RNS2 में NH2 और HNO2 की क्रिया से बनता है, क्या बनता है तो एल्कोहल बनता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला आता है सबसे अधिक क्षारीय एमीन है, सबसे अधिक क्षारीय एमीन जो है ना वो क्या है, C2H5 का होल्ट वाइज NH है, ठीक है। अगला आता है एमाइडो से एमीन बनाने के लिए उपयोग होने वाला अभिकर्मक है तो Br2 या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। अगला आता है कि यह हिंस वर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कौन नहीं करता है जी तो यहां पे याद रखेंगे CH3 का होल थ्राइस N, ये नहीं करता है। अगला आता है एमिनो का जलीय विलयन होता है तो एमिनो का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगला आता है एमाइड से एमीन, एमाइड से एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त अभिक्रिया है तो वो क्या है, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया है जी, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। एनिलीन और ब्रोमीन की क्रिया से प्राप्त होता है तो एनिलीन और ब्रोमीन की क्रिया से प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है।
जल अपघटन पर बेंजामाइड बनता है। जल अपघटन पर बेंजामाइड जो बनता है वो बेंजोइक अम्ल बनता है। अगला आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में उत्पाद होता है आइसोसाइनाइड उत्पाद बनता है। अगला हमारा क्या आता है जी कि निम्नलिखित में से कौन सा एमीन कार्बो एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, नहीं होता है, तो याद रखेंगे CH3NH ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, ये एक एमीन ही है। अगला कह रहा है क्लोराइड की क्षारीय माध्यम में फिनॉल के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है तो पी हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो प्राथमिक एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। यौगिक जिनमें क्षारीय प्रबलता सबसे अधिक होती है तो CH3 का होल थ्राइस N। ठीक है, ये हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, तो याद रखेंगे फास्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंदिया। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंदिया का रोग होता है। ग्लूकोज या एल्डिहाइड टालिन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो एजी बनाते हैं। एजी मतलब रजत दर्पण बनाते हैं, हिंदी में रजत दर्पण भी लिख सकता है। निम्नलिखित में मोनोसेकेराइड है तो क्या है जी? फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड होता है। आरएनए में क्षारकों जो नहीं होता है, आरएनए में क्षारक जो नहीं होता है, तो आरएनए में जो क्षारक नहीं होते हैं वो है थाइमीन। थाइमीन जो होता है वो क्षारक नहीं होते हैं। तो ये हमने 96 हमने आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को बताया है जिसको आप सभी को तैयार करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि इन सभी चीजों को आप तैयार करेंगे। एक दो बार आप एग्जाम से पहले इसको और देख लेंगे ना तो आपके पूरा क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे ही दिमाग में आपके माइंड में बैठ जाएगा तो आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तुरंत आप टिक कर देंगे। ठीक है ना, मैं आशा करता हूं कि आप जरूर ऐसा करेंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और जाइए, मैं दुआ करूंगा कि आप सभी की प्रार्थनाएं मतलब आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।